अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम एनएमडी कैट केमिस्ट्री प्रिपरेशन सिलसिले में मजीद बहुत से एमसीक्यू ऐड करेंगे और उन एमसीक्यू को आप पढ़कर पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू में ही आपको पूरा चैप्टर करवा दिया जाए और लास्ट में कुछ शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएं, यानी शॉर्ट नोट्स करवा दिए जाएं या आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा जब हम एमसीक्यू ख़त्म कर लेंगे और उम्मीद है कि हमारे पास कुछ लास्ट में टाइम बचेगा। जो बच्चे नए हैं और उन्हें अभी ज्वाइन किया है तो उनको बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप जो पिछले एमसीक्यू हैं इस सेकेंड चैप्टर के वो भी आप कर सकते हैं और फर्स्ट चैप्टर के अभी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी चल रहा है हमारा सेकेंड चैप्टर जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और उससे रिलेटेड करने हैं हमने एमसीक्यू। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो एमसीक्यू कुछ यूं है कि कहा गया है कि सल्फेट और फॉस्फेट ये आपके पास दो हैं, हैव द सेम। इनके अंदर क्या है? न्यूक्लियर नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर नंबर का मतलब ये है, या मैस नंबर बोल लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है या नहीं है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बहरहाल इसके अंदर हमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो आसानी की बात है, ट्रिक है, जो खास बात है यहाँ पर वो ये है कि आपको इसको आसान कर लेना है। देखें दोनों तरफ आपके पास क्या है, O4, और यहाँ पर भी क्या है, O4। तो आप O4 को निकाल दें, कांस्टेंट क्वांटिटी कर ली। बाकी आपके पास रह गया सल्फर और रह गया फास्फोरस। अब इनके अंदर आप कुछ मालूम करो कि कितने हैं इलेक्ट्रॉन, कितने हैं प्रोटॉन और कितने हैं न्यूट्रॉन। मिसाल के तौर पर हमें मालूम है कि सल्फर का जो मास होता है वो होता है क्या, 32, यानी मास नंबर 32, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी है यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी, और फास्फोरस होता है 31। फिर हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, फिलहाल मैं प्रोटॉन भी लिख देता हूँ। सल्फर में होंगे 16 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके पास, 16। ठीक है जी। और फॉस्फेट के अंदर ऐसा होता है कि प्रोटॉन आपके पास होते हैं 15 और इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 15, क्योंकि अक्सर औकात ये चीजें इक्वल ही होती हैं। आपसे कोई कहे कि फिर ये क्या मामला बना भाई, असल में जो न्यूट्रॉन है वो अगर देखे जाएं तो यहाँ पर बनेंगे वो 16 और यहाँ भी बनेंगे 16। तो न्यूट्रॉन हो गए जी सेम। अब आपको लगेगा वाह भाई जवाब निकल आया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सही आंसर। ठीक है, लेकिन जरा एहतियात से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर उसने आपको चार्ज भी दिया है ऊपर। ठीक है, -2 और -3। इसका मतलब है कि इस स्पीशी ने यानी सल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हुए हैं और फॉस्फेट ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो अगर हम इसको साथ काउंट कर दें यानी इलेक्ट्रॉन 16, यानी सल्फर वाले हिस्से ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हैं और 15 वाले ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हैं। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं 16 and 2 8। ठीक है, और 15 और 3 ये भी आपके पास 18 और वो भी आपके पास बने 18। तो देखो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम, न्यूट्रॉन भी सेम हो गए। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये क्या भाई, अब दो जब आप ठीक हैं तो आपको जी नहीं ये तो सवाल गलत आया है। तो इसको आपने एक और तरीके से भी देखना है, वो ये है कि जो फॉस्फोरस होता है उसका एक और आइसोटोप भी बड़ा मशहूर है, दैट इज आइसोटोप 32। ठीक है, जब आइसोटोप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से वेरी करते हैं जबकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है तो हम यूं कहेंगे कि उनके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो वही होगी। हम बात कर रहे हैं फॉस्फेट के लिए 15, और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी वही होगी जो अभी हमने यहाँ पर काउंट की है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वहाँ पर होंगे 17। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सल्फर को लेते हैं और वहाँ न्यूट्रॉन निकलते हैं 16 और फॉस्फोरस 32 अगर रिज्यूम करते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रॉन निकलते हैं 17। इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस 31 कंसीडर करते हैं तो वहां पर 2 पार्टिकल्स इक्वल निकलेंगे जो कि आपके आंसर को गलत कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है बोथ की, तो फिर आपके पास यही एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि आप यहाँ पर कंसीडर करें फॉस्फोरस 32 को, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास सेम होंगे। तो आपके पास आंसर आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू कुछ यूं है, मास ऑफ प्रोटॉन इज। अब आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज सेम है, जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है इनके यूनिट्स में, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम और 10 पावर्स के अंदर। अब आपको एग्जैक्टली अपने आप को थोड़ा रिकॉल करना है कि अगर आपका चैप्टर नंबर 5 देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर का,
तो उसके अंदर जो मैथ दिया गया है दैट इज 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जी वो वैल्यू जो आपके पास होनी चाहिए, अब या फिर इनकी कन्वर्जन होनी चाहिए। अब आप देखो कि पहला आपके पास आंसर 27 में है, वो किलोग्राम में नहीं है, इसका मतलब ये गलत हुआ। दूसरे नंबर पर किलोग्राम में तो दिया है यूनिट, लेकिन वैल्यू चेंज है, तो इसका मतलब है ये भी गलत। अब हम आते हैं 10⁻21 मिलीग्राम। अच्छा, अब देखें ये भी मिलीग्राम में, ये भी मिलीग्राम में, इसका मतलब है कि इनमें से एक सही है, तो कोई भी मिलीग्राम में कर लें। अब किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने का तरीकाकार ये है कि 10⁻6 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपको डायरेक्टली आता है डायरेक्टली कर लें। आपको याद है कि अगर ग्राम में चेंज करते हैं किलोग्राम को तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, ग्राम्स में। तो ग्राम में भी आपके पास जैसे जवाब है वो गलत आएगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये बन जाएगा 7 में से 3 गए तो 24, तो 24 तो यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब है ये वाकई में ग्राम में आंसर ठीक नहीं है। लेकिन ग्राम को अगर मिलीग्राम में चेंज करते हैं तो फिर आपको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपने डायरेक्टली किलोग्राम से मिलीग्राम में जाना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लें, वरना 3 से। तो भाई ये 6 हो गया, तो 3 + 3 और प्लस क्या आएगा, -27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 में से 6 निकाल दीजिए तो -21 आता है। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो है यहाँ पर सी। तो जस्ट एक कन्वर्जन है, और इस कन्वर्जन में अगर आपने गलती कर ली, यानी आपने जस्ट गैस करने की, ऐसे क्वेश्चन गैस ना क्या करें, मतलब चीज़ आपको आती होती है और आप गैस करके ख़राब कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली उसको देखा करें कि वो क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू में थोड़ी सी चेंज आपको ऑप्शन बदल देती है, हालांकि सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं है कि कहा जाता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज, फौरन हमें याद आएगा कि प्रोटॉन का जो चार्ज था वो तो कुछ ऐसा था, यानी 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ एक प्रोटॉन पर चार्ज है, ठीक है, जबकि हमसे पूछा गया है 1 मोल के लिए। तो जस्ट आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, ये थोड़ा सा ज़रा दूर करके लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई करना है Na से, और Na क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास हो जाएगा इजी, 23 में से आप 19 को कर देंगे माइनस, यहाँ पे आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना इजी ऐसे रहेगा, अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तो आप समझ लीजिए ये ऑलमोस्ट 6 है और ये 1.6 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.6 को हम ऐसे लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 3 कैरी हो गया, 6 1 6 एंड 3 इज इक्वल टू 9। और अगर 10 वापस ले जाएं, या चले नीचे ही रखे रहने दें, तो ये आपके पास 96/10 है। तो आप देखें यहाँ पर आंसर 96 के करीब करीब बन रहा है ए, तो इसका मतलब है कि हम रफली अंदाजा कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास 9.1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर स्टार्ट होगा वो 96 से ही स्टार्ट होगा। बाकी हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास 23 है और ये 19 है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 10⁻4 बनेगा, यानी 23 से 19 निकाल लिया, तो एक जीरो आप यहाँ से मजीद काट दें तो ये बन जाएगा जस्ट 3। तो हमने ये देखना ये है कि 96 के बाद अगर हम 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आने वाला है 96 के बाद 1 2 3 डेसिमल्स आ जाएंगे। तो देखें क्या 96 के बाद 3 डेसिमल हैं, 1 2 3, क्योंकि एग्जैक्ट हमने मल्टीप्लाई नहीं किया इन दोनों को, अगर हम कर लेते तो हमारे पास आंसर आता, लेकिन हमने देखा कि वाकई में आंसर यही करीब तरीन पड़ रहा है, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेटर के बगैर भी आप, जैसे मैं पहले भी गेस कर चुका हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन को और आपको करना सिखाया ये ट्रिक, तो आप इस ट्रिक के ज़रिए से बहुत जल्दी से ये देख सकते हैं कि आंसर किस हद तक सही और करीब तरीन आ सकता है। तो अगर आप ऐसे ट्रिक इस्तेमाल करते रहते हैं, इससे आपका टाइम जो है वो बच जाता है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मना होता है, तो कैलकुलेटर के बगैर भी आप काफ़ी हद तक ठीक काम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, जब आप क्वेश्चन को हल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको आ पाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्रिकी, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिनिमम ई ओवर एम। भाई बड़ी आसान सी बात हो गई, ई ओवर एम किसकी होगी जी, मिनिमम, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है ये रेशो छोटी तब होगी जब आपके पास मैस बड़ा होगा, ठीक है, तो यह 4 छोटा होगा, तो मैस जिसका बड़ा उसी की ही ई ओवर एम सबसे कम।
तो हमें लगेगा कि भाई सबसे ज़्यादा मैसिव तो कौन होता है, हीलियम, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ज़ाहिर सी बात है न्यूट्रॉन तो बेसिक पार्टिकल्स हैं और हीलियम तो मुकम्मल एक एटम है, ये बड़ा मैसिव होगा और ये जवाब होगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें जो ट्रिक है वो ये इस्तेमाल किया गया है कि देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज होगा, ठीक है, प्रोटॉन पर भी चार्ज होगा, जो मिकदार है बराबर ही होगा, लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होगा। हीलियम पर क्या चार्ज है इससे कोई सरोकार नहीं है, कुछ ना कुछ चार्ज हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आपके पास जो 0 न्यूट्रॉन पर चार्ज है, जो हमेशा ही ऐसा होता है, तो ऊपर की वैल्यू 0। आप किसी भी चीज़ को नीचे रखते हुए अगर 0 से करेंगे डिवाइड तो आंसर आने वाला है 0, यानी कि मिनिमम। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज न्यूट्रॉन, ठीक है ना। हीलियम को हम डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं, अल्फा पार्टिकल भी इसको लेते हैं, इस पर चार्ज +2 भी रखते हैं, तो ये हमारे पास ऐसा जवाब नहीं दे पाएगा जो कि हमेशा न्यूट्रॉन देगा। सो न्यूट्रॉन हैज मिनिमम ई ओवर एम वैल्यू एंड ऑलवेज ऐसा ही होगा क्योंकि इस पे चार्ज नहीं आता। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन, अगर आपने यानी डेफिनेशंस याद की हुई हैं तो ये वहीं से ही आ गया है। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी आपको अगर भूल गया है तो मैं आपके लिए याद करवा देता हूं कि ये हमारे पास एक वेव है और सपोज कीजिए कि ये एक हमारे पास रास्ता है जिसके अंदर से इसको मूव करना है पर यूनिट टाइम के अंदर। तो जितनी वेव एक सेकंड में इस रास्ते से गुजर जाएंगी वो कहलाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी को आप शो कर सकते हैं ऐसी सिंबल से या फिर डायरेक्टली एफ से। तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं पूछी गई। वेव लेंथ क्या होती है, अगर दो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ्स का दरमियानी फासला ले लिया जाए यानी लैम्डा, दैट लैम्डा इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो वेव लेंथ भी ये नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, ठीक है जी। वेव क्रस्ट का ताल्लुक फिलहाल इस तरह की प्रॉपर्टी से नहीं है। वेव नंबर क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कि ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, सपोज कीजिए 1 मीटर का, या आपके लिए यूनिट लेंथ है, और इसके अंदर जितनी भी वेव यानी लैम्डाज आ रहे हैं, तो एक लैम्डा ये है, एक लैम्डा यहाँ पर, एक लैम्डा यहाँ पर, तो ये आपके पास सपोज कीजिए 4 नंबर ऑफ 4 लैम्डाज या वेवलेंथ्स इस वाली पैमाइश में आते हैं। तो यहाँ पर जो वेव नंबर होगा, वेव नंबर को भी शो करते हैं फ्रीक्वेंसी वाले साइन से और ऊपर डालते हैं बार, तो ये आपके पास होने लगी है 4। तो बहरहाल ये है जी वेव नंबर। तो नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, ये आपके पास लेंथ ही बनाई गई है नीचे जो मैंने 1 मीटर की बनाई है, इज कॉल्ड वेव नंबर। ये था जी बड़ा इजी सा क्वेश्चन और बाकी सारी रिवीजन भी आपकी होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू ये कहता है क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन इन केस ऑफ, किसके केस में भाई, हीट का फोटोन। देखें एक बात याद रहे कि आपके पास जो फोटोन है इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एनर्जी पैकेट। तो जो पैकेट है ये मतलब डिफरेंट एनर्जी के होते हैं। आपको अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो एक ऐसी स्पेसिफिक का यहाँ पर एक और नाम है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी रखने वाले आपके पास पैकेट्स या स्पेसिफिक एनर्जी रखने वाले पैकेट्स कहलाते हैं क्वांटा, ठीक है जी। तो वो ये कहता है कि अगर यही क्वांटा हम पढ़ रहे हों और हम कहें कि ये फोटोन कहलाते हैं, तो वो क्वांटाइज्ड एनर्जी आप किस में देख रहे हो, तो दैट इज लाइट, ठीक है। अगर मुश्किल लगा है बस आसानी से याद कर लीजिए, ये वैसे हमारे एमसीक्यू या हमारे बुक का पार्ट है। द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन इन केस ऑफ लाइट। अगर आपको ये क्वेश्चन लग रहे हैं बहुत इजी तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आपके पास पास्ट ईयर के पेपर से लिए गए हैं। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्वेश्चन इतना इजी होता है कि हम समझते हैं पता नहीं इतना इजी क्यों दिया है, ये नहीं इजी नहीं है ये क्वेश्चन, तो आप उसे डिफिकल्ट कर लेते हो और उसका आंसर गलत निकाल लेते हो, ठीक है जी। तो बहरहाल इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है वो ये कहता है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट आपको बताने हैं, ठीक है, ऑफ वेव नंबर के। तो आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद तो ये आपके पास एक वेव है और वेव का या ये जो आपको दिखाया जा रहा है इट इज लैम्डा, ठीक है, पहले बता चुका हूं। अब आप ये सोचो कि जो आपके पास वेव नंबर होता है वो बराबर होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए 1/लैम्डा के। जो लैम्डा है उसको हम मीटर में अगर शो करते हैं तो जब हम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1/m होगा, और जब m ऊपर जाएगा तो मीटर इन रिवर्स या पर मीटर होगा।
तो ये चूंकि एक रेसिप्रोकल वैल्यू है तो इस वैल्यू का आंसर आने वाला है ए। ठीक है जी, तो मीटर से इसको गलत ना कर दीजिएगा क्योंकि काफी बच्चे मीटर लगा के गलत कर लेते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर तो मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, उस आप असेसमेंट टेस्ट के जरिए से ये देख सकेंगे कि आपका चैप्टर कितना तैयार है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन छोटे मोटे हो सकते हैं जो क्वेश्चन आप गलत ना कर दें, इसलिए एहतियात से देखा करें। तो बहरहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। देखता है द रेशियो बिटवीन द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी, यानी आपके पास एनर्जी है और आप उसकी रेशो लेते हो किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो क्या निकलेगा भाई, ये है क्वेश्चन। तो एक बड़ा आसान सा आपको वैल्यू का बारे में या एक्सप्रेशन पता है, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, फोटोन से रिलेटेड इसकी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, सब फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए जो इसी से ऑलमोस्ट डिराइव होते हैं। तो E इज इक्वल टू H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप दोनों को एक तरफ ले आए, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को, तो ये एक रेशो बन जाएगी E ओवर न्यू इज इक्वल टू H, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट इज एन आंसर विच इज D। तो ये भी यही था, एक छोटा सा सादा सा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है नंबर ऑफ शेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन एन शेल। एन शेल में दो चीजें बतानी है आपने, सब शेल कितने हैं, यानी आपने बताना है कि एस पी डी एफ कितने हैं। ठीक है जी, और ऑर्बिटल्स जो हैं वो आमतौर पर ओरिएंटेशन यानी पी एक्स पी वाई पी जी वगैरह के जुमरे में आता है। और डीजेनरेट ऑर्बिटल हो तो इससे भी अच्छा वर्ड है जो इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो भाई वो बता रहा है कि एन में, या पूछ रहा है कि एन के अंदर क्या क्या है भाई, सब शेल कितने हैं। तो ये पहली जो रो है वो सब शेल की है और दूसरी जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। एक बार याद रखें कि अगर हम शेल ले लेते हैं के एल एम एन, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन सबका दिल तरतीब बनता है 1 2 3 4। तो उसने आपसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पूछा, उसने पूछा है कि एन में सब शेल बताओ कितने हैं। तो भाई इसके अंदर एस भी होता है, इसके अंदर पी भी होता है, इसके अंदर डी और एफ भी होता है। तो टोटल मिलाकर कितने हुए जी, 4। तो यहां आपके पास आंसर आने लगा है 4। और इसके अलावा वो पूछता है कि इसके अंदर ऑर्बिटल भी बताओ। तो देखो भाई एस के अंदर एक ही ओरिएंटेशन होती है, ठीक है, यानी एस स्फेरिकल है। जो पी है उसमें 3 ओरिएंटेशन हो सकती हैं, पी एक्स पी वाई पी जी, और इस तरह डी के अंदर 5। अगर आपको ना याद आए तो आप यूं याद कर लो कि एक ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, और इस तरह नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर 5 ऑर्बिटल। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह पी के अंदर 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसी तरीके से डी में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरें तो 10 आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से उनके जो घर हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं वही हैं जी ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी एक चीज रह गई है और वो है एफ। और एफ में चूंकि 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसमें जस्ट 7 ऐसे ऑर्बिटल होंगे या उसके घर होंगे। तो 7 + 5 + 3 + 1 इज इक्वल टू 16। तो 16 टोटल हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। तो ये आपके पास 4 और 16 का आंसर बनता है डी। तो ये था जी इजी सा क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है दैट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल वर एक्सप्लेन्ड बाय, यानी आप कैसे बताओगे या क्या बताता है शेप के बारे में। तो पहले बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब समझ लीजिए के एल एम एन। ठीक है जी, आसान आसान तरीके से बता रहे हैं। यानी अगर आपके पास के है तो न्यूक्लियस के करीब है, एल है तो दूर है, और एम है तो और भी दूर है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एक तरह का डिस्टेंस भी है न्यूक्लियस है, या ये भी बता सकता है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो ये बहुत कुछ बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन शेप के बारे में नहीं बताता है। जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, यस, ये शेप के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसका मतलब है एस पी डी और आपके पास एफ। तो याद होगा एस फॉर सफेरिकल, पी फॉर प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, ठीक है, फंडामेंटल। तो ये आपके पास क्या है, ये आपको बता रहा है शेप के बारे में। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बताता है ज्यादातर ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है जी, और जो आपके पास लास्ट है ये बताता है, जैसे नाम से शो है, स्पिन से, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर इज बी which is the correct answer for this. Shape of the orbital were explained by the azimuthal quantum number. तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो सारी ऑप्शन एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि आप गलती ना करें। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए तो इन ऑप्शन में से कोई नेक्स्ट कोई हिस्सा भी
यूज हो सकता है या कोई ऑप्शन सही हो सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इट इज एस पी डी एन एफ रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो आपने बताना है कि एस क्या होता है, पता है शार्प होता है, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। तो क्या यहाँ पे रहेगा आंसर बी, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। ठीक है जी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से शो करते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से शो करते हैं। ये इसके सिंबल्स हैं। अब आपको एक बात याद रहे कि अगर मैं जिक्र करूं फॉर एग्जांपल क्विकली जरा आपको समझा देते हैं के एल एम एन। ठीक है जी, इनकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अगर उनको बिलतरतीब लिखें तो वो ऐसे होंगे 1 2 3 4। अब सपोज कीजिए कि हमें पता है के अंदर जस्ट होता है एस, जो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जिनको हम बोलते हैं एस पी डी और एफ। ठीक है ना, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे मैंने अभी बोला के एल एम एन। तो अगर हम ये सोच लें, कहीं भी ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एल के बाद ले लेते हैं, यानी दूसरे शेल के अंदर एस भी होता है और पी भी होता है। जो एस का हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है दैट इज 0 और पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होगा। तो सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर एस जो है वो क्या होगा 0 और पी क्या होगा हमारे पास 1। आप देख रहे हैं 2 जो है वो बड़ा है जबकि 0 और 1 छोटे हैं। चलो हम दोबारा से बात समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सबके सब एन नंबर लिखे हैं और ये मैंने क्या लिखे थे एल नंबर। दोबारा लिखते हैं चौथे के लिए। तो यहाँ पर अगर हम जिक्र करते हैं एस पी डी और एफ तो बिल तरतीब जैसे मैंने लिखा है 0 1 2 3, तो इसका मतलब है 4 यहाँ पर है। तो 4 यानी एन ऑलवेज बड़ा होगा बानिस्बत किसके एल के। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है वो है जी एन इज ग्रेटर देन द एल। और हमारी बुक में कैसे लिखा है, हमारी बुक में आपने देखा होगा एक जगह पे लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी एल जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर तब होगा जब एन को छोटा कर लिया जाएगा। तो एन हमेशा बड़ा और एल हमेशा छोटा। तो ये जी हमारे पास लिखा था कि एन इज ग्रेटर देन द एल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल आर डिटरमिन्ड बाय यूजिंग, यानी आपको पता करना है कि सब शेल कितने हैं। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप मुश्किल से ले सकते हो कि यहाँ डिफरेंट किस्म के फार्मूला है। स्पेशली ये फार्मूला कभी कभी लगता है कि ये कुछ जाना पहचाना फार्मूला है। तो पहले बात इतनी सी है कि आपके पास कहता है सब शेल मालूम करने हैं, क्या उसमें एस है एस पी दोनों हैं, ठीक है, डी भी है एफ भी है, यानी 1 है 2 है 3 या 4, कितने सब शेल है। ये कैसे पता चलता है, हमें पता है कि अगर आपके पास के है, ठीक है, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है एक्चुअली, ठीक है, फिर एल है एम है और आपके पास एन है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिल तरतीब 1 2 3 और 4 है। अब हमने यहाँ पे जाना हुआ है वो ये कि के में हमेशा एक एस होता है और एल के अंदर एस और पी होते हैं और एम के अंदर आपके पास एस पी और डी होते हैं और 4 के अंदर आपके पास एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी होता है। तो हमें पता चल जाता है कि 4 में क्या होगा, ठीक है, 3 में क्या होगा। तो इसका मतलब है कि n वो चीज़ है जिससे हम नंबर ऑफ शेल बता सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ये वाला आंसर आपके पास नहीं है, रॉन्ग है। अगर किसी को क्वांटम नंबर्स के बारे में पता नहीं है, क्वांटम नंबर का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो वीक है, तो वो मेरे चैनल से देख सकते हैं। वो जस्ट ये लिखें फॉर एग्जांपल क्वांटम नंबर उमैर खान एकेडमी, यूट्यूब पे लिखें आपको नज़र आ जाएगा। इस तरह शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स ये भी मैंने बताई हुई है क्योंकि इसमें ही बाज़ औक़ात परेशानी होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यानी शेप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। पर आगे आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट शेप इज एसोसिएटेड विद एस ऑर्बिटल। भाई इनकी शेप कैसी है, एस की शेप गोल होती है, ठीक है जी। पी की जो आपके पास है वो डम्बल शेप होती है ऐसे करके, ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन में हो सकती है। डी की जो होती है वो डबल डम्बल की शक्ल में होती है, मतलब एक डम्बल और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा डम्बल, ठीक है। और एफ जो होती है वो काफ़ी हद तक पेचीदा हो सकती है, ठीक है। फिलहाल उसको हम ऐसे ऐसे एक पेचीदा सी शक्ल बना लेते हैं। तो अब सबसे सिंपल सी शक्ल कौन सी, हमारे पास एफ नहीं है हमारी बुक में, एसपीडीएफ के बारे में है और यहाँ पर चूंकि ये डबल डम्बल है और वो आपके पास यहाँ पर सिंगल डम्बल है और ये तो बिल्कुल ही एक गोल है। तो दैट्स बात आपको लग रहा है सबसे सिंपल शेप कौन सी है भाई, एस, ठीक है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज गिवन बिलो। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है जी, और लिखता है यहाँ तक है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज आर। भाई ऑर्बिटल के अंदर मैंने आपको बताया है कि आप एस पी डी एफ का जिक्र करते हैं, तो वो जिक्र करना चाहता है किसका भी, पी का। तो ऐसा करते हैं, पी में अगर हम देखें तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जिक्र कर रहा है ऑर्बिटल का। जब ऑर्बिटल कहा जाए तो पी भी ठीक है, लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन भी शामिल कर लें यानी डी जनरेट ऑर्बिटल तो ज्यादा बेहतर है। यानी आपको यूं लिखना चाहिए 2px 2py और 2pz। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी चाहिए क्योंकि ये असल में इलेक्ट्रॉन के घर हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं। तो आप देख रहे हो कि जब मैंने 2p6 लिखा तो इसका मतलब है 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि x ओरिएंटेशन में हो, 2px के अंदर भी 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी ये x ओरिएंटेशन में, y ओरिएंटेशन में, z ओरिएंटेशन में। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो यही आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा लगेगा कि इतनी अलग अलग पता करना चाह रहे हैं, हालांकि ये बिल्कुल एक जबानी क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप बता दें कि भाई ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो ये 2 ही आंसर है, चाहे पी में होता, चाहे एस में होता, चाहे डी तक में भी होता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है जी, द करेक्ट सेट ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी आपने बताना है कि क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, किसके लिए भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के लिए। तो भाई सोडियम के एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में पता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर हम इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो ये कहाँ खत्म होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2। लेकिन चूंकि हमारे पास सोडियम के अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब आप फिलिंग करेंगे तो 2 2 4 6 10 और एक जस्ट 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो सवाल ये कि इसके हिसाब से बताना है आपने, जो कि वैलेंस तीसरा शेल है के हिसाब से क्या होती है जी क्वांटम नंबर की तरतीब। देखो बेटा, जो पहला आपके पास होता है 3, ये 3 हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। अगर बात समझ में ना आए तो ये आपके पास शेल नंबर शो करता है के, फिर एल, पहला शेल क्या है के, दूसरा शेल क्या है एल, तीसरा शेल क्या है एम। तो एम इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। फिर अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि हमें पता करना है जी उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है, एल। जो एल होता है फॉर द एस, वो मैंने बताया कुछ देर पहले आपको, दोबारा सुन लीजिए। एस का एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। बिल तरतीब पी, डी और एफ को भी इसी तरह नंबर देते जाएं, 1 2 और 3, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर चूंकि एस है तो एस यानी ये सब के सब एस पी डी एफ के आगे जो नंबर लिखा है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो एस के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, तो हम यहाँ पे एल इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। अब अगली बात आती है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर ओरिएंटेशन कितनी है। तो जो s है यानी s है, इसके अंदर ओरिएंटेशन 0 होती है। कोई p s x यानी एस वाई एस जी नहीं होता, बल्कि जस्ट एस होता है। तो हम उसे कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 रहेगी। तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। आखिर में रह गया स्पिन। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज को हम शो करते हैं +½ से। तो भाई आपके पास ये क्या गया, स्पिन क्वांटम नंबर +½ ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो आपने देखा कि अगर क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको आता है तो इजीली करते हैं। अगर आपको समझ में आ गई है तो बात ठीक है, अगर ये नहीं आई है तो आप क्वांटम नंबर जरूर देखें, ठीक है ना, यानी क्वांटम नंबर का लेक्चर जरूर देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि मैं ऐसे कैसे करके लिखता हूँ। एक टेबल है वो आपको हर सूरत जो आपकी बुक में दिया गया है आपको आना ही चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट कैन बी रिटर्न विदाउट हंस रूल। ठीक है, अब हंस रूल क्या कहता है, यहाँ पे 3 किस्म के रूल्स लगते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पॉली एक्सक्लूजन, हंस, और एक लगता है जो सबसे पहले लगाया जाता है, दैट इज अफबाउ प्रिंसिपल। तो हम इसे तरतीब से लेके चलते हैं। हम इन सारे एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और करने के बाद आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि कार्बन की जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ खत्म होती है। फॉर एग्जांपल 2px, ठीक है ना, 1 2py 1, ठीक है, अगर हाइब्रिडाइज्ड हुआ तो 2pz 1, ठीक है, 1 1 1। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ पहले में, तो आप देखेंगे हर्न्स रूल कहता क्या है।
ये कहता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल सेम एनर्जी पर मौजूद हों या सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, तो आपने क्या करना है? तो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग करेंगे, वो फिलिंग बड़े एहतियात से, यानी पहले एक में फिल करेंगे विद सेम स्पिन, ठीक है? फिर दूसरे में और फिर तीसरे में। तो ये आपके पास है। अगर आपको नाइट्रोजन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही ऐसा होता है, तो हर्ट्ज़ रूल को फॉलो करता है, ठीक है? कार्बन अभी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में इसको फॉलो करता है, इवन के कॉमन स्टेट में भी फॉलो करता है या ग्राउंड स्टेट में भी, जैसे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की या फ्लोरीन की, तो मैं पहले बात करता हूँ फ्लोरीन की, ताकि आपको समझ में आ जाए डायरेक्टली। तो देखो भई, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, इसी तरह से 2s2। याद रहे कि फ्लोरीन में कुल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी? तो अब देखो 1s2, 2s2, फिर 2px1, या चलो पूरा लिख लें 2py और 2pz। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? देखें 2 यहाँ आ चुके हैं नीचे, तो 2, 2 4, ठीक है ना? 5, 6, 7, 8 और ये आपके पास 9, ठीक है? 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन हम बड़े एहतियात से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, देखिए मैंने एक क्या किया है? लो एनर्जी, फिर हाई एनर्जी, ये क्या शो किया? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है? फिर उसके बाद जहाँ-जहाँ इलेक्ट्रॉन डबल हो सकते हैं, डबल किए हैं विद ऑपोजिट स्पिन। जब ऑपोजिट स्पिन के साथ करते हैं, तो ये पॉली एक्लूजन प्रिंसिपल होता है। लेकिन हमें ये नहीं बताना था, हमें तो बताना था हर्ट्ज़ रूल के बारे में। एक एनर्जी लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन वो सेम नहीं है। कहीं पर वो फुल फिल्ड है और कहीं पे वो हाफ फिल्ड है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फ्लोरीन वो एलिमेंट है जिसके बारे में अगर हम देखें तो वो हर्ट्ज़ रूल को फॉलो नहीं करता। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन को देखें, तो भी यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर कुछ ये होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद एक कम होती है, तो आपको जस्ट एक ही फुलफिल्ड मिलता है और 2 रूल के मुताबिक एक-एक मिलते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, फ्लोरीन से हो रही है, जबकि यहाँ लेस कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब यहाँ पर तो फॉलो किए जा रहे हैं इन दोनों ऑर्बिटल के अंदर इन केस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एक ऑर्बिटल में नहीं किया जा रहा। तो मोर डेविएशन जो है वो है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाले एमसीक्यूज आसान भी मैंने दिए हैं और थोड़ा-सा उसको टेक्निकल भी बनाया है, बाज़-औक़ात गलत सोच की वजह से उसको गलत कर लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जो बात समझ नहीं आई वो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर लगता है कि ये चैनल आपको कुछ वैल्यू दे रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।